स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिकल प्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। प्लांट्स के द्वारा बहुत से बायोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है और ये बायोकेमिकल्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के मेटाबोलाइट्स होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वे ज़्यादा इंटरेस्ट के होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैसे एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, इंसेक्टिसाइडल, हार्मोनल प्रॉपर्टीज तथा वैल्यूबल फार्मेकोलॉजिकल तथा फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज पाई जाती है और इन्हें फ्लेवर, फ्रेगरेंस, कलर्स एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है। जो टर्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट है यह इल डिफाइंड है और इसमें वो सभी कंपाउंड्स को इन्वॉल्व किया जाता है जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन और लिपिड बायोसिंथेसिस एक्सेट्रा में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। यानी वो कंपाउंड्स जो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन या लिपिड बायोसिंथेसिस जैसे प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत सारे कंपाउंड्स को सम्मिलित किया जाता है, जैसे एल्केलॉइड्स, टर्पिनोइड्स, फिनाइल प्रोपेनोइड्स, टॉक्सिन, फ्लेवोनोइड्स, स्टीरोल्स एक्सेट्रा। हायर प्लांट से बहुत अधिक मात्रा में जो फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल्स होते हैं प्राप्त होते हैं और लगभग 25% जो मेडिसिन होती है वो प्लांट से ही ड्राइव्ड होती है। बायोकेमिकल्स फ्रॉम कल्चर्ड प्लांट सेल्स। कल्चर्ड प्लांट सेल से 1950s से ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स को प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में जो यील्ड थी या जो उपज थी या मात्रा थी वो कम थी, लेकिन रिफाइंड कल्चर सिस्टम के द्वारा इसे इम्प्रूव किया गया है और बायोकेमिकल यील्ड को बढ़ाया गया है। बायोकेमिकल्स जो प्लांट सेल कल्चर्स के द्वारा प्राप्त होते हैं वो केमिकल, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में सेम वैसे ही होते हैं जैसे इंटैक्ट प्लांट से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कई बार जो कल्चर्ड सेल्स होती है बहुत सी प्लांट स्पीसीज की, कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स भी प्रोड्यूस करती है जो होल प्लांट के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। कल्चर्ड प्लांट्स सेल्स के द्वारा बायोकेमिकल यील्ड को दो तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। या तो जो कल्चर है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में सेल बायोमास को इंक्रीज करके, और सेकंड है कि जो सेल बायोमास है उसमें बायोकेमिकल कंटेंट को इंक्रीज करके। सबसे पहले हम इनहेंसिंग बायोमास यील्ड को स्टडी करेंगे। लगभग सभी जो हाई वैल्यू बायोकेमिकल्स जो कल्चर्ड प्लांट सेल्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स या ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू के द्वारा बनते हैं। इसलिए जो रैपिडली ग्रोइंग सेल कल्चर्स होते हैं उनके द्वारा ये बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, और जो कल्चर कंडीशन ग्रोथ को फेवर करती है वह बायोकेमिकल प्रोडक्शन को स्प्रेस करती है, तथा इसी प्रकार जो कल्चर कंडीशन बायोकेमिकल प्रोडक्शन को फेवर करती है वह ग्रोथ को
एक्सप्रेस करती है। इसलिए जो बायोकेमिकल का प्रोडक्शन है, इसमें 2 फेज होती है। ग्रोथ फेज, जिसमें सेल बायोमास एक्यूमुलेट होता है, और सेकंड है प्रोडक्शन फेज, जिसमें बायोकेमिकल का बायोसिंथेसिस और एक्यूमुलेशन होता है। बायोमास एक्यूमुलेशन को हम जो कल्चर कंडीशंस हैं उसको ऑप्टिमाइज करके, जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया को ऑप्टिमाइज करके और इनोकुलम साइज को ऑप्टिमाइज करके बढ़ा सकते हैं। बायोमास प्रोडक्शन को हम लार्जर इनोकुलम साइज के द्वारा और जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसको इनरिच्ड करके बढ़ाया जा सकता है। सेकंड है इंप्रूविंग बायोकेमिकल प्रोडक्शन। जो कल्चर्ड सेल्स होती है उनमें बायोकेमिकल प्रोडक्शन को निम्न अप्रोचेज के द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है। इन्हें हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मीडियम एंड कल्चर कंडीशन। प्लांट सेल्स के द्वारा जो बायोकेमिकल का प्रोडक्शन है वो कल्चर मीडियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं कल्चर सिस्टम के, जैसे टेम्परेचर, लाइट, इनोकुलम साइज के द्वारा प्रभावित होते हैं। ऑक्जीन्स स्पेशली 2,4-D बायोकेमिकल प्रोडक्शन को रोकता है, जबकि कुछ केस में इंडोल एसिटिक एसिड हेल्पफुल होता है। शिकोनिन प्रोडक्शन के केस में, जो कि लिथोस्पर्मम सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, 2,4-D और नेफ्थोक्सी एसिटिक एसिड इनहिबिटरी होते हैं, जबकि इंडोल एसिटिक एसिड बेनिफिशियल होता है। इसी प्रकार अमोनियम जो आयन है वो शिकोनिन प्रोडक्शन को रोकते हैं, जबकि कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने पर शिकोनिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है। इसी प्रकार जो लाइट होती है वह शिकोनिन प्रोडक्शन को कम करती है, जबकि शिकोनिन प्रोडक्शन के लिए सुक्रोज जो होता है वो इसेंशियल होता है। इस प्रकार जो बायोकेमिकल कल्चर सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इस इंफॉर्मेशन के द्वारा हम ऑप्टिमम कल्चर कंडीशन को बना सकते हैं। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रोड्यूसिंग क्लोन्स। जो सेल कल्चर के द्वारा बायोकेमिकल कंटेंट का प्रोडक्शन होता है वह प्लांट स्पीसीज, उसके जीनोटाइप या स्पीसीज के स्ट्रेन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए जो हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनसे जो कल्चर बनाए जाते हैं उनकी यील्ड हाई होती है। इसलिए जो सेल कल्चर स्टार्ट हम करते हैं उसे हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट से करना चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज होती है उनमें बायोकेमिकल की जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन साइट और एक्यूमुलेशन साइट जो होती है वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए जो कोप्टिस जैपोनिका की सेल कल्चर होती है वो बर्बेरिन एल्केलॉइड को सेल वैक्यूल में एक्यूमुलेट करती है, जबकि जो थैलेक्ट्रम माइनस की सेल कल्चर होती है वो अधिकतर एल्केलॉइड को कल्चर मीडिया में ही रिलीज कर देती है जहां यह क्रिस्टलाइज हो जाता है। एक रूल के अनुसार जो सेल कल्चर जो होती है वो हेटेरोजेनस नेचर की होती है बायोकेमिकल प्रोडक्शन के लिए, और जो डिफरेंट सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन का लेवल अलग अलग होता है। इस वेरिएशन को यूज करके
हम बहुत से जो क्लोन्स हैं उनकी स्क्रीनिंग को कर सकते हैं और हाई प्रोड्यूसिंग क्लोन्स को अलग कर लेते हैं, और इन हाई प्रोड्यूसिंग क्लोन्स के यूज द्वारा इम्पोर्टेंट जो बायोकेमिकल का प्रोडक्शन है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और कॉस्ट प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। थर्ड है एलिसिटर्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इन्हें एलिसिटर्स कहते हैं और यह फिनोमिनन एलिसिटेशन कहलाता है। एलिसिटर्स जो प्लांट सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें हम एंडोजीनस एलिसिटर्स कहते हैं, जबकि वो एलिसिटर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें एक्सोजीनस एलिसिटर्स कहते हैं। एलिसिटर्स जो प्लांट ओरिजिन के होते हैं वो सेल वाल से ड्राइव्ड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जैसे पैक्टिन, पैक्टिक एसिड, सेल्यूलोज, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिन के एलिसिटर्स होते हैं वो भी सेल वाल कंपोनेंट्स ही होते हैं, जैसे काइटिन, ग्लूकेन्स। इसके अलावा कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और लो मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक एसिड भी एलिसिटेशन का कार्य करते हैं। वो सभी एलिसिटर्स जो बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं उन्हें हम बायोटिक एलिसिटर्स कहते हैं। इसके विपरीत एबायोटिक एलिसिटर्स जो दूसरे फैक्टर्स जैसे यूवी लाइट, साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें एबायोटिक एलिसिटर्स कहते हैं। फोर्थ है यूज ऑफ ऑर्गन कल्चर्स एंड टू फेज सिस्टम। कुछ केस में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा ही उनका निर्माण किया जाता है और वही उनकी स्टोरेज साइट भी होती है। अगर कैलस या सस्पेंशन कल्चर में ये स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं पाई जाती है तो उस बायोकेमिकल का प्रोडक्शन नहीं होता है। इस केस में जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनमें वो स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है उन्हें कल्चर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो मैंथा स्पीसीज है उनमें मोनोटर्पीन्स जो होते हैं वो लीव्स की एपिडर्मल ऑयल ग्लैंड्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड और स्टोर्ड किए जाते हैं। इस प्रकार मैंथा सेल कल्चर्स जिनमें ये ग्लैंड्स नहीं होती हैं वो हाई लेवल में मोनोटर्पीन्स को एक्यूमुलेट नहीं कर पाती है। कुछ केस में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो मीडियम में रिलीज हो जाते हैं, जहां या तो वो डिग्रेड हो जाते हैं या अपने सिंथेसिस को फीडबैक इनहिबिशन के द्वारा रोक देते हैं। इस केस में जो बायोकेमिकल्स को मीडियम से रिमूव करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स मीडियम में मिलाया जाता है जो बायोकेमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार इस कल्चर सिस्टम में दो फेज सिस्टम होता है। जो कल्चर मीडियम होता है वह वन फेज बनाता है और जो एब्जॉर्बेंट कंपाउंड होता है वह सेकंड फेज बनाता है। ये जो एब्जॉर्बेंट्स कंपाउंड होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की थोड़ी सी मात्रा को भी रिमूव कर लेते हैं और ये बायोकेमिकल के डिग्रेडेशन को रोकते हैं। इसके अलावा फीडबैक इनहिबिशन के रिस्क को कम करते हैं और इवेपोरेशन के द्वारा बायोकेमिकल के लॉस को रोकते हैं और ये बायोकेमिकल की रिकवरी और प्यूरिफिकेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। हेरी रूट कल्चर। प्लांट सेल्स को एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के द्वारा ट्रांसफॉर्म करने पर हेरी रूट्स बन जाती है और इन हेरी रूट्स को सस्पेंशन कल्चर में लंबे समय तक ग्रो किया जा सकता है। हेरी रूट्स के द्वारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस किया जाता है वह उसी लेवल पर किया जाता है जो पेरेंट प्लांट्स की रूट्स के द्वारा किया जाता है।
एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स को यूज करके, लीफ डिस्क को या दूसरे ऑर्गन्स को यूज करके हम हेयरी रूट्स इंड्यूस कर सकते हैं और इन रूट्स को काट करके इनसे रूट कल्चर बनाते हैं और इन रूट्स कल्चर के द्वारा बायोकेमिकल का प्रोडक्शन किया जाता है। हेयरी रूट कल्चर जो होते हैं सभी रूट ड्राइव्ड बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होते हैं। ये फास्ट ग्रोविंग होते हैं और हाई प्रोड्यूसिंग होते हैं और इनको अनट्रांसफॉर्म्ड रूट कल्चर की तुलना में आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और इनमें इंस्टेबिलिटी का रिस्क नहीं होता है और कुछ केस में ये प्रोडक्ट को मीडियम में भी रिलीज कर देते हैं। बायोट्रांसफॉर्मेशन, प्लांट सेल्स या बायोलॉजिकल एंटाइटीज के द्वारा जो एक्सोजीनस कंपाउंड का मॉडिफिकेशन किया जाता है उसे हम बायोट्रांसफॉर्मेशन या बायोकन्वर्जन कहते हैं। ये जो बायोकन्वर्जन रिएक्शंस होती है ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट एंजाइम्स के द्वारा की जाती है। इन रिएक्शंस में एस्टेरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन तथा ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है। जो बायोकन्वर्जन में या बायोट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट इसलिए होता है कि जो प्रोडक्ट जो बनता है इस प्रोसेस के द्वारा वह प्रीकर्सर की तुलना में बहुत अधिक वैल्यूएबल या यूजफुल होता है। इस प्रकार प्लांट सेल्स द्वारा एक्सोजीनस कंपाउंड को यूजफुल कंपाउंड में चेंज कर देना बायोट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो डिजिटेलिस लेनाटा की जो सस्पेंशन कल्चर होता है, सेल सस्पेंशन कल्चर होता है, वो डिजिटॉक्सिन को डिगोक्सिन में चेंज कर देता है और डिगोक्सिन जो है उसे हार्ट डिजीज में काम लिया जाता है। इसी प्रकार दतूरा सेल कल्चर हाइड्रोक्विनोन को आर्ब्यूटिन में चेंज कर देता है और आर्ब्यूटिन जो है वो डाईयूरेटिक होता है और यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में काम लिया जाता है। इसी प्रकार जो डिजिटेलिस परप्यूरिया की जो सेल कल्चर है वो स्टीवियोल को स्टीवियोबायोसाइड्स और स्टीवियोसाइड्स में चेंज कर देती है। स्टीवियोबायोसाइड्स और स्टीवियोसाइड शुगर केन की तुलना में 100 टाइम स्वीटर होता है। प्लांट्स कल्चर्ड प्लांट सेल्स के द्वारा जो बायोकेमिकल का प्रोडक्शन किया जाता है उसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। फर्स्ट, यह प्लांट्स के ओवर एक्सप्लॉइटेशन को रोकता है या उसके प्रेशर को कम करता है। इस प्रकार जो नेचुरल पॉपुलेशन है प्लांट स्पीसीज की उनके एक्सटिंक्शन को भी रोकता है। जहां पर प्लांट मटेरियल लिमिटेड सप्लाई में होता है या प्लांट्स जो स्लो ग्रोविंग होते हैं वहां सेल कल्चर के द्वारा कंटिन्यूस सप्लाई जो है वो मेंटेन की जाती है। कुछ केस में जो कल्चर्ड सेल्स होती है उनके द्वारा हाई लेवल में बायोकेमिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है डिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू की तुलना में। प्लांट सेल्स जो है उसके द्वारा कई इंपॉर्टेंट बायोट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी किए जाते हैं। प्लांट सेल्स कल्चर के द्वारा बायोकेमिकल प्रोडक्शन की डिसएडवांटेज भी है, लिमिटेशंस भी है कि इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत अधिक होती है और बहुत से जो बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन को इसके द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि उन बायोकेमिकल्स के प्रोडक्शन या बायोसिंथेटिक रूट्स की जो बेसिक नॉलेज है वह बहुत कम है और यह बेसिक नॉलेज जो होती है इकोनॉमिक लेवल पर प्रोडक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार जो कल्चर्ड प्लांट सेल्स होते हैं हाई लेवल या हाई वैल्यू के जो कंपाउंड्स हैं उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं।